सुनो बेटा, बहुत पुरानी बात नहीं है, मगर इतनी पुरानी भी है कि लोग भूल चुके हैं। तब भारत वैसा नहीं था जैसा आज है। न कोई एक राजा था, न एक झंडा। बड़े बड़े साम्राज्य ढह चुके थे और उनकी जगह छोटे छोटे राज्य आपस में उलझे पड़े थे। हर तरफ शोर था, कहीं तलवारों की खनक, कहीं मंदिरों की घंटियां, कहीं बाजारों की आवाजें। लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे एक ऐसे दौर की दहलीज पर खड़े हैं जो उनकी पूरी दुनिया बदल देगा। दूर पश्चिम में रेगिस्तान की ओर एक नई हवा चल पड़ी थी। उस हवा में व्यापार की खुशबू भी थी और बदलाव की बेचैनी भी। पहले तो वह हवा समंदर के रास्ते आई, चुपचाप सौदे करते हुए। फिर एक दिन वही हवा घोड़ों की टापों और तलवारों की चमक के साथ उत्तर पश्चिम से भारत में घुसी। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सोचा ये भी बाकी आक्रमणों की तरह आएंगे और चले जाएंगे। पर इतिहास अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां लोग लापरवाह हो जाते हैं। यहीं से बेटा हमारी कहानी शुरू होती है। एक ऐसे भारत की कहानी जो टूट रहा था, सीख रहा था और बदल रहा था। सुनो बेटा, यह कहानी शुरू होती है लगभग छठी शताब्दी के आसपास से, जब गुप्त साम्राज्य 550 ईस्वी के बाद टूट चुका था। सम्राटों की ताकत बिखर चुकी थी और भारत कोई एक देश नहीं बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों का समूह बन चुका था। उत्तर में हर्षवर्धन जैसा राजा आया जिसने 606 से 647 ईस्वी तक काफी क्षेत्र जोड़े, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया। लेकिन उसके मरते ही फिर से अराजकता फैल गई। यही वह समय था जब भारत बाहर से आने वालों के लिए आसान लक्ष्य बनने लगा। इसी दौरान अरब में इस्लाम का उदय हुआ। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम तेजी से फैला। व्यापारी समुद्री रास्तों से भारत पहुंचे, खासकर केरल और मालाबार तट पर। फिर 712 ईस्वी में इतिहास ने करवट ली जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। राजा दाहिर मारा गया और सिंध अरब साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि उस समय यह विस्तार यहीं रुक गया, लेकिन यह संकेत था कि भारत अब अलग थलग नहीं रहा। 8वीं और 9वीं शताब्दी बीती। भारत में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जैसे राजवंश उभरे। कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। राजपूत शक्तिशाली थे, पर आपस में यही बिखराव आगे चलकर भारी पड़ा। 10वीं शताब्दी के अंत में गजनी से एक शासक उठा, महमूद गजनवी। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य शासन नहीं बल्कि धन और धार्मिक प्रतिष्ठा था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ। इन आक्रमणों ने उत्तर भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। हालांकि महमूद के जाते ही उसके साम्राज्य का भारत से सीधा नियंत्रण समाप्त हो गया। इसके कुछ दशक बाद गजनी की जगह गौर से शक्ति उभरी। मोहम्मद गौरी ने भारत को स्थायी रूप से जीतने का प्रयास किया। 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराया। लेकिन 1192 ईस्वी में दूसरे तराइन युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। यही वह निर्णायक क्षण था जब उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद की हार ने गंगा घाटी का रास्ता खोल दिया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह पहले गुलाम था, लेकिन अब सुल्तान बना। उसके बाद इल्तुतमिश आया, जिसने सल्तनत को व्यवस्थित किया, दिल्ली को राजधानी बनाया। और 1236 ईस्वी में उसकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। रजिया भारत की पहली महिला शासक बनी। लेकिन दरबारी षड्यंत्रों में 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। समय बीतता गया। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश आया। जलालुद्दीन खिलजी के बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। उसने मंगोल आक्रमणों को रोका। 1299 से 1305 ईस्वी के बीच कई बार
मंगोलों को पराजित किया। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, दाम तय किए, भूराजस्व सुधारा और दक्षिण भारत तक अभियान भेजे। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै तक सल्तनत का प्रभाव पहुंचा। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश आया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का आदेश दिया, तांबे की टोकन मुद्रा चलाई, खुरासान अभियान की योजना बनाई, पर उसके प्रयोग विफल रहे। जनता त्रस्त हो गई, विद्रोह बढ़े। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी में सत्ता संभाली। उसने नहरें बनवाईं, दासों की देखभाल की, शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन सल्तनत पहले जैसी शक्तिशाली नहीं रह गई। 1398 ईस्वी में मध्य एशिया से तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली उजड़ गई। इसके बाद सैयद वंश और फिर लोदी वंश आया। सिकंदर लोदी ने प्रशासन सुधारा, लेकिन इब्राहिम लोदी के समय तक असंतोष चरम पर था। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तोपों का प्रयोग पहली बार निर्णायक साबित हुआ। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर 1530 ईस्वी में मर गया। उसका बेटा हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया। शेरशाह ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। सड़कें बनवाईं, प्रशासन सुधारा, लेकिन उसके मरते ही उसका साम्राज्य टूट गया। 1555 ईस्वी में हुमायूं लौटा, पर 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1556 ईस्वी में अकबर गद्दी पर बैठा। बैरम खान की मदद से उसने 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध जीतकर हेमू को हराया। अकबर ने राजपूतों से संधि की, धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, मनसबदारी और जब्ती व्यवस्था लागू की। उसका शासन 1605 ईस्वी तक चला और मुगल साम्राज्य चरम पर पहुंचा। जहांगीर 1605 में आया। उसने न्याय पर जोर दिया। नूरजहां का प्रभाव बढ़ा। 1628 ईस्वी में शाहजहां गद्दी पर बैठा। स्थापत्य कला चरम पर पहुंची। ताजमहल 1632 से 1653 ईस्वी के बीच बना, लेकिन लगातार युद्धों से खजाना खाली होने लगा। 1658 ईस्वी में औरंगजेब सत्ता में आया। उसने जजिया कर फिर से लगाया। दक्कन में लंबे युद्ध किए। शिवाजी और मराठों से संघर्ष हुआ। साम्राज्य सबसे बड़ा हुआ, लेकिन प्रशासन थक गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल शक्ति ढहने लगी। इसी दौरान भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा ने समाज को जोड़े रखा। कबीर, तुलसी, मीरा, चैतन्य सबने प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। राजनीति लड़ रही थी, संस्कृति लोगों को जोड़ रही थी। और फिर धीरे धीरे मध्यकाल समाप्त हुआ। मुगल कमजोर हुए, नवाब स्वतंत्र हुए, मराठे उभरे और यूरोपीय कंपनियां, खासकर अंग्रेज, व्यापार के बहाने सत्ता की ओर बढ़ने लगी। यही बेटा लगभग 700 साल लंबी मध्यकालीन भारत की कहानी है। ढूंढने, जुड़ने, लड़ने, सीखने और आगे बढ़ने की कहानी। तो बेटा, जब ये सारी लड़ाइयां, सुल्तान, बादशाह आते जाते रहे, तब सिर्फ तख्त ही नहीं बदले, जिंदगी भी बदल रही थी। दिल्ली सल्तनत के दौर में शासन सिर्फ तलवार से नहीं चलता था, उसे चलाने के लिए एक पूरा ढांचा खड़ा किया गया था। जमीन को इक्ता में बांटा गया। सुल्तान अपने अमीरों और सैनिकों को वे इक्ताएं देता था, ताकि वे वहीं से लगान वसूल कर सेना रखें। धीरे धीरे यही इक्तादार ताकतवर होने लगे, और यही व्यवस्था आगे चलकर कमजोरी भी बनी। दरबार में उलेमा थे, जो इस्लामी कानून की व्याख्या करते थे। सदर और काजी न्याय देखते थे। बर्नी जैसे इतिहासकार उस दौर को लिख रहे थे और साफ बता रहे थे कि कैसे सुल्तान धर्म और राजनीति को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी को याद करो, उसने उलेमा की दखलंदाजी कम कर दी, क्योंकि वह जानता था कि राज्य चलाने के लिए सिर्फ धार्मिक आदेश काफी नहीं होते। इसी समय शहरों का रूप बदलने लगा। कुतुब मीनार सिर्फ मीनार नहीं थी, वह सत्ता का ऐलान थी। मस्जिदें बनी,
लेकिन उनमें हिंदू कारीगरों के हाथ साफ दिखते थे, खंभों पर कमल थे, बेल बूटे थे। यही तो था इंडो इस्लामिक स्थापत्य, दो संस्कृतियों का मिलन, टकराव नहीं। गांवों में किसान थे जो सबसे ज्यादा बोझ उठाते थे। लगान नकद में लिया जाने लगा। अलाउद्दीन ने जमीन नपवाई ताकि कोई अमीर किसान को लूट न सके। बाद में शेरशाह सूरी आया और उसने इस व्यवस्था को और साफ किया। 1540 से 1545 के बीच उसने सराय बनवाईं, सड़कें डलवाईं, ग्रांड ट्रंक रोड उसी की देन है। उसकी मुद्रा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि मुगलों ने उसे बदला ही नहीं। और फिर अकबर के दौर में प्रशासन और भी गहरा हो गया। मनसबदारी आई, किसी के पास 500 सवार, किसी के पास 5000 जात और सवार से तय होता था उहदा और तंगवाह जमीन खालिसा। जागीर और इनाम में बंटी टोडरमल ने जब्ती व्यवस्था बनाई, औसत पैदावार तय, नकद लगान। यही कारण था कि अकबर का राज सिर्फ तलवार से नहीं, कागज कलम से चलता था। इसी बीच इतिहास लिखने वाले भी थे। अबुल फजल आईने अकबरी में पूरा शासन दर्ज कर रहा था। अलबेरूनी उससे पहले ही भारत की सोच, धर्म और समाज को समझने की कोशिश कर चुका था। ये लोग सिर्फ तारीख नहीं लिख रहे थे, भारत को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब जरा समाज की तरफ देखो। भक्ति आंदोलन कोई अचानक पैदा हुई चीज नहीं थी, यह उसी दौर की थकान से निकली आवाज थी। कबीर कह रहे थे, ना मंदिर काम आएगा ना मस्जिद अगर इंसान नहीं बने। मीरा राजमहल छोड़कर गली गली गा रही थी। चैतन्य महाप्रभु भक्ति को जन जन तक पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ सूफी दरवेश थे। चिश्ती सिलसिला, अजमेर की दरगाह, जहां हिंदू मुसलमान का फर्क धुंधला पड़ जाता था। और फिर मुगलों के आखिरी दौर में चीजें फिर बदलने लगीं। औरंगजेब के समय जजिया लगा, मंदिर तोड़े भी गए, लेकिन साथ ही उसने सबसे ज्यादा हिंदू अफसर भी रखे। इतिहास हमेशा एक रंग का नहीं होता बेटा। दक्कन के युद्धों ने खजाना चूस लिया, जागीरों की कमी हो गई, मनसबदार नाराज होने लगे। यही जागीर संकट कहलाया। इसी समय मराठे उठे, शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध सिखाया। पहाड़ किले तेज हमले, दिल्ली की भारी भरकम सेना थकने लगी। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे सूबे लगभग आजाद हो गए। मुगल बादशाह दिल्ली में था मगर हुक्म बाहर नहीं चलता था। और तभी यूरोप से आए व्यापारी, पहले पुर्तगाली 1498 में वास्को डिगामा, फिर डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। शुरू में सब व्यापार था, कपड़ा, मसाले, बंदरगाह। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के राजा आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे बंदूक और कानून दोनों हाथ में ले लिए। यहीं पर बेटा मध्यकाल सच में खत्म होता है। 1707 के बाद कोई एक शक्ति नहीं बचती। कहानी राजा की नहीं रहती, कंपनी की होने लगती है। और अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझो तो यही है, मध्यकाल भारत का वह दौर था जहां तलवार से राज्य बना, कागज से चला और संस्कृति से टिका रहा। और फिर बेटा एक दिन ऐसा भी आया जब तलवारों की आवाज धीमी पड़ने लगी। किले वैसे ही खड़े थे मगर उनमें बैठने वाले बदल गए थे। बादशाह अभी भी दिल्ली में थे मगर उनके फरमान दूर तक नहीं पहुंचते थे। जिन सूबों को कभी एक हुक्म से चलाया जाता था, वे अब अपनी राह देखने लगे। मराठों की टापें पहाड़ों से उतरने लगीं, नवाब अपने अपने दरबार सजाने लगे और राजधानी की चमक सिर्फ नाम की रह गई। उसी समय समुंदर के रास्ते आए वे व्यापारी जो कभी मसाले और कपड़ा खरीदने आते थे, अब हिसाब किताब और बंदूक लेकर खड़े थे। उन्होंने देखा कि यह धरती अब भी समृद्ध है, लेकिन पहले जैसी संगठित नहीं रही। किसी ने बहुत जोर से विरोध नहीं किया क्योंकि लोग थक चुके थे लगातार युद्धों से, भारी करों से और बदलते राजाओं से। 1707 के बाद जब आखिरी मजबूत मुगल बादशाह भी इतिहास बन गया, तो यह साफ हो गया कि एक लंबा दौर पूरा हो चुका है। यह किसी एक दिन का अंत नहीं था, बल्कि धीरे धीरे बुझती हुई लौ जैसा था। मध्यकाल यूं ही खत्म नहीं हुआ, वह अपनी जगह
एक नई कहानी छोड़कर चला गया। और याद रखना बेटा, यह कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं थी, यह उन किसानों की भी थी जो हर बदलाव के बीच हल चलाते रहे, उन कारीगरों की भी जो मंदिर और मस्जिद दोनों में पत्थर तराशते रहे, और उन संतों की भी जिन्होंने लड़ाइयों के शोर में इंसानियत की बात कही। यही है मध्यकाल का अंत। कोई अचानक गिरा हुआ पर्दा नहीं, बल्कि एक युग का धीरे से मंच से उतर जाना। और उसी सन्नाटे में एक नई कहानी